समझा? ये हमने बुक की एक्टिविटी से फर्स्ट एक्टिविटी जो थी कि सॉल्ट को हम एक बीकर में मिक्स करेंगे, पानी के बीकर में, तो सॉल्ट पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाता है, ठीक है, नमकीन पानी हो जाता है। और जब हम KMnO4 की एक्टिविटी करी तो हमने देखा KMnO4 पर्पल रंग का सोल्यूशन बना रहा था पानी के अंदर मिक्स होकर। तो पार्टिकल नेचर का होता है मैटर, ये हमने सबसे पहले समझा। सेकंड में हमने क्या समझा कि 3 स्टेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ के मैटर के पार्टिकल के बीच में कितनी स्पेस है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा टाइट से एक दूसरे के को पकड़ के रखा है या ढीला छोड़ दिया है या बिल्कुल ही कम पकड़ा हुआ है, तो उसके बेसिस पे स्टेट्स पढ़े हमने, ठीक है। तो ये 4 स्टार टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर इज योर मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कितनी स्टेट्स पढ़ी हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस? Yes, ma'am. 4 वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी पढ़ी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 states. ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हमने पढ़ी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थर्ड में क्या है? इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जो मेरा कहना था, सबसे पहला क्वेश्चन था कि Excuse me, ma'am. हीट देंगे तो क्या होगा, तो थर्ड पॉइंट पे हम पहुंचे। हाँ बताओ, बताओ क्या पूछ रहे हो? मैम मीटिंग बार बार लीव हो दे दो मैम, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही। ये होगा कि इंटरनेट का इशू हो सकता है, पर मैं ये बता रही हूँ कि हम थर्ड टॉपिक पे हैं। थर्ड टॉपिक मतलब जब हम हीट देंगे तो मैटर, आप वीडियो भेज दीजिए मैम रिकॉर्ड करके। वीडियो तो मैं डालूंगी ही यूट्यूब पे, बट क्लास भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्लास में आपसे इंटरेक्शन होता है कि आपको कहाँ पर पता चल रहा है, कहाँ पर पता नहीं चल रहा। जैसे कि इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैम आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। लीव हो रहे हैं बार बार मैम, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वाली लाइन, इस वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक टेबल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स का आपको कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू ऑफ दिस टेबल। इसमें डायग्राम भी है और 6 पॉइंट्स में डिफरेंस दे रखा है, तो ये आप लिख लोगे, कॉपी में लिख लो। फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट, ये आपको लास्ट में जब चैप्टर एंड होता है उस वक्त आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताई गई है, प्लाज्मा। क्या बताई गई है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का डायग्राम भी दिख रहा है यहाँ पे आपको, प्लाज्मा की डेफिनेशन भी दी हुई है। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होती है? ऐसी गैस जिसके आयोन्स बन रहे होते हैं, मतलब उसको इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो आयोनाइज हो जाती है, यानी उसके चार्जेस, उसके पार्टिकल्स में क्या आ जाते हैं? चार्जेस आ जाते हैं। प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से फ्लो कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड से वो अफेक्ट होता है, ठीक है, अफेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। एग्जाम्पल आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा जो गैसेस फॉर्म में होता है वो उसका कोई शेप नहीं होता और उसका कोई इंडेफिनिट वॉल्यूम, मतलब उसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है आयोनाइज्ड गैस। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, नॉन इवैल्यूएटिव, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट BEC से बोलते हैं। बोस आइंस्टीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें दोनों साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। एसन बोस एक इंडियन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है और एक आइंस्टीन आप जानते ही हो, फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब दोनों के नॉलेज को मिला के BEC का डिस्कवरी हुई। तो BEC is the state of matter that can arise at very low temperatures. ये वो मैटर की स्टेट है जो बहुत कम टेम्परेचर पे बनती हैं। The scientists who worked with Bose-Einstein condensate received Nobel Prize for their work in 1995. 1995 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था जिन्होंने BEC पे काम किया है। The BEC is all about
molecules that are really close to each मीटिंग लीव हो रही है। BEC क्या होता है, रियली क्लोज है एक दूसरे के। बेटा आप हो सकता है कि आपके तरफ से नेटवर्क इशू हो, ठीक है, या फिर कभी कभी हो सकता है हमारे स्कूल की तरफ से हो, तो दोनों में से कंफर्म तो नहीं हो सकता ना कि किसका वीक नेटवर्क है, उस वजह से मैम मीटिंग हो जाती है लीव, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बाद में यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। अब सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इन प्लेसेस। ये सॉलिड्स की डेफिनेट शेप इसीलिए होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल फंसे हुए होते हैं अपनी स्पेसेस में, कहीं इधर उधर नहीं मूव करते। क्लियर? यस मैम। और सॉलिड्स जो फ्लो इजीली आराम से फ्लो नहीं करते, स्लाइड भी नहीं करते एक दूसरे के, फिक्स रहते हैं, रिजिड है सॉलिड। सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, सॉलिड कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। कंप्रेस इसीलिए तो नहीं होते कि उनके पार्टिकल के बीच में बिल्कुल कम जगह होती है, ऑलरेडी फंसे हुए हैं, हिल नहीं सकते, ऑलरेडी एक जगह से हिल नहीं सकते, तो कंप्रेस कैसे होंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का दूसरा मिडिल वाला जो फ्लो चार्ट है उसमें दिया, लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, लिक्विड इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। Okay, ma'am. Liquids are not easily compressible. Liquids are indefinite shape because the particles can slide over each other. लिक्विड की इंडेफिनेट शेप होती है, लिक्विड आराम से फ्लो कर सकते हैं बिकॉज पार्टिकल्स मूव करते हैं एक दूसरे के, स्लाइड पास्ट होते हैं। एंड थर्ड माइक्रोस्कोपिक, ये जो भी आप स्क्रीन शेयर कर रही हो ये कहीं नोट डाउन करना है। हाँ ये नोट डाउन कर सकते हो आराम से। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल, गैसेस आराम से कंप्रेसिबल होती हैं बिकॉज वहाँ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेसेस, क्योंकि पार्टिकल के बीच में बहुत बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, इसलिए गैसेस को आराम से हम प्रेशराइज करके पतला कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में बदल सकते हैं। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट ईच अदर, और गैसेस सबसे इजीली मूव कर सकती हैं, सबसे हल्की होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स आराम से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। गैसेस की को हैव इंडेफिनेट शेप, गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं है, इंडेफिनेट शेप है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसकी वो शेप लेंगी। एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम भी है गैसेस की क्योंकि वो उनके पार्टिकल्स इधर उधर भाग सकते हैं। अब प्लाज्मा की क्या प्रॉपर्टी है, प्लाज्मा है इंडेफिनेट शेप, प्लाज्मा और ज्यादा आयोनाइज्ड गैस है वो भी, ठीक है। गैसेस से भी ऊपर का कह सकते हैं एक मैटर है जिसमें और ज्यादा पार्टिकल्स आयोनाइज्ड है, कैन मूव पास्ट वन अनदर। प्लाज्मा आर इजीली कंप्रेसिबल, प्लाज्मा भी बहुत आराम से कंप्रेसिबल होती है, ग्रेट डील फ्री स्पेसेस की बहुत उसमें होती है जगह। प्लाज्मा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयन्स हैं, चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं। आयन्स मतलब होते हैं चार्ज, प्लस माइनस, जैसे NaCl में सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो चार्ज्ड केमिकल्स को आयन्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा में आयन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। आयन्स कैसे बनते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए 1 लिखो नहीं लिखो उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं, कहीं पे कुछ नहीं लिखा उसका मतलब उसमें 1 तो है ही। और Cl- मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन जो Na ने लूज किया है वही क्लोरीन ने गेन करा है, क्लियर। Cl- मतलब उसने गेन किया है। तो आयन्स दो तरीके के होंगे, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स, ठीक है। तो उन गैसेस में भी आयन्स होते हैं, क्लियर हुआ।
अब BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड्स बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। तो इसमें सॉलिड से भी कम एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये और ठंडे कर दिए गए हैं। बिल्कुल particles are literally indistinguishable because they are locked into same spaces. पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि पार्टिकल्स एक ही स्पेस में बहुत सारे भर दिए, कंडेंस कर दिया, कुछ चीज कंडेंस हो गई है यानी वो बहुत डेंस है, डेंसिटी उसकी ज्यादा है। क्लियर? उसमें काफी सारा मास इकट्ठा हो रखा है छोटे से वॉल्यूम में, समझ रहे हो? तो कंडेंसेट का मतलब भी क्या है? कंडेंसेशन। जब वेपर्स को जब कंडेंस करते हो तो वाटर बनता है कि नहीं बनता? रेन आती है ना कंडेंसेशन से। इस तरीके से इसमें पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल है बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेसेस एंड BEC शोज सुपर फ्लूइडिटी। BEC के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी है बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि पार्टिकल स्लाइड कर सकते हैं यहाँ पे बिना फ्रिक्शन के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दिए हैं कुछ। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है सब्सटेंस हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज सॉलिड लिक्विड और गैस। क्या बोला जाएगा इसको? डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर डेफिनेट शेप नहीं है, तो इस स्टेट को क्या बोला जाएगा? टेल मी। मैम सॉलिड। लिक्विड, बिकॉज गैस में भी इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है और लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड शेप नहीं होगी, इट विल नॉट हैव शेप। देखो ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी देखो, लिक्विड कैन फ्लो इजीली, ठीक है, लिक्विड इनडेफिनेट शेप बट इट हैज वॉल्यूम। बट गैसेस में क्या लिखा है? थर्ड वाले ब्लॉक में गैसेस में लिखा है कि indefinite shape and indefinite volume, तो गैसेस नहीं होगी। और सॉलिड की तो दोनों चीज डेफिनेट, ठीक है, सॉलिड की तो दोनों चीज डेफिनेट है, शेप भी और वॉल्यूम भी। मैम लिक्विड। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या दिया? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इनमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग सॉल्ट, सेकंड मिल्क, सॉल्ट, ऑक्सीजन मिल्क, सॉल्ट, मिल्क एंड ऑक्सीजन। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब छोटे से कम की तरफ, मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके में होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। मैम पहला ऑक्सीजन, दूसरा मिल्क और थर्ड सॉल्ट। ऑक्सीजन मिल्क सॉल्ट। ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा क्योंकि उसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस है, ठीक है, तो ऑक्सीजन, देन मिल्क एंड देन सॉल्ट, ठीक है। क्वेश्चन 3, a substance has neither a fixed shape nor a fixed volume, state whether it is solid, liquid or gas। ना ही फिक्स शेप है, ना ही फिक्स वॉल्यूम, तो वो क्या होगा? गैस होगा। वेरी गुड। Now fourth question, the melting point of substance is below the room temperature, predict its physical state। मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर से कम है तो उसकी फिजिकल स्टेट बताओ। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जिसपे सब्सटेंस मेल्ट होता है, सब्सटेंस गेट मेल्टेड, मतलब अपनी सॉलिड से लिक्विड बनेगा, पर एक ऐसा सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, तो उसकी स्टेट क्या होगी? फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगा वो, लिक्विड होगा कि गैस होगा? मैम लिक्विड, लिक्विड होगा। मैम लिक्विड। मैम स्क्रीन शेयर नहीं। लिक्विड होगा बिकॉज रूम टेम्परेचर पे वो ऑलरेडी क्या है, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही वो पानी बना हुआ है, मतलब मेल्टिंग, वो कम टेम्परेचर मेल्ट करेगा, ठीक है, उस जल्दी मेल्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड ही है।
जैसे पानी है, पानी कितने डिग्री पे मेल्ट करने लगता है? मैम रूम टेम्परेचर से कम पे मेल्ट करने लगता है। बर्फ है, बर्फ रखी हो, बर्फ क्या है? सॉलिड स्टेट है वाटर की, बट हम उसे जैसे ही 0 डिग्री से बाहर निकालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से बाहर निकालते हैं, क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है ना। तो उसका रूम टेम्परेचर से क्या है? मेल्टिंग पॉइंट लो है, 2-3 डिग्री पे ही मेल्ट होने लगता है। थोड़ी देर बाहर रखोगे, अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तो वो क्या है? वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? वो लिक्विड होगा। ठीक है। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है। क्लियर? यस मैम। तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, ये हमारा पहला टॉपिक है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है। पानी कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट में। कैसे? पानी लिक्विड भी होता है, फॉर्म में होता है, गैस Solid फॉर्म में और वाटर भी होता है। ठीक है। नाउ सब्लिमेशन Yes, की yes. definition दी है। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हाट इज सब्लिमेशन? The changing of solids directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling, that is ammonium chloride and camphor and iodine. कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर में बदल रहा है गर्म करने पर, और कोई वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड में ही बदल जाते हैं ठंडा करने पर, तो इन दोनों ही चीजों को बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती। सॉलिड या तो डायरेक्टली वेपर बन रहा है, वेपर या तो डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है। समझ रहे हो? तो जब इस तरीके से होता है कि सॉलिड डायरेक्टली या तो वेपर बन रहा है या वेपर्स डायरेक्टली क्या बन रहे हैं? सॉलिड बन रहे हैं, तो इस प्रोसेस को Solid. क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? सबलिमेशन। Sublimation. दिस इज वेरी मीन्स इम्पॉर्टेंट एंड आपका एक डेली फिनोमिना है। डेली फिनोमिना मतलब घर में आप देखते हो कि कुछ कपूर वगैरह है, या फिर नैप्थलीन बॉल्स रखते हो। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं किसमें? अलमारी में रखते हैं। जब हम अपने सर्दियों में कपड़े रख देते हैं, कोट ब्लेजर्स वगैरह सब रख देते हैं, बॉक्सेस में बंद कर देते हैं सर्दियों वाले कपड़े, तो हम बॉक्सेस में क्या डालते हैं? नैप्थलीन बॉल्स आती है वाइट सी। ठीक है, उन नैप्थलीन बॉल्स को डालते हैं हम बॉक्सेस के कोने में कपड़ों के ऊपर, बिकॉज वो सब्लिमेट हो जाएंगी, मतलब वो वेपर्स की फॉर्म में पूरे में इंसेक्टिसाइड वगैरह के लिए गैस बना देंगी। तो वहाँ कोई भी अगर छोटे मोटे कॉकरोच अगर किसी भी पोर वगैरह से कहीं भी आ गए तो वो खराब नहीं करेंगे कपड़ों को। ठीक है, तो दे विल नॉट मीन्स डैमेज द क्लॉथ। तो सब्लिमेशन का होता है, नैप्थलीन बॉल्स का सब्लिमेशन होता है, और अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, आयोडीन है, इनका भी सब्लिमेशन होता है। ये भी डायरेक्टली गैस बन जाएंगे। अगर हमने थोड़ा सा आयोडीन रखकर छोड़ दिया बाहर तो दे विल बी वेपराइज्ड इन एयर। कैम्फर, जो कपूर अभी हमने जलाया था, ये नवरात्रे में कपूर जलता है व्हाइट वाला कैम्फर, तो अगर हम उसे डब्बी में बंद नहीं करेंगे, डब्बी में रहता है तो वो सही रहता है, पर अगर हम उसे बाहर ही छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन आपको पता होना चाहिए, और आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है सब्लिमेशन की, तो वो भी आपको पढ़नी है। अमोनियम क्लोराइड की एक्टिविटी है। इसमें क्या किया है? एक चाइना डिश ली है, चाइना डिश कांच की होती है, ठीक है, और उस चाइना डिश में आपने थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड रख दिया, सॉल्ट रख दिया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट रख के चाइना डिश के ऊपर फनल रख दी। फनल मतलब एक वी शेप की फनल रखी हुई है, और उसका उल्टा करके, फनल को उल्टा करके रखा है उसको। ठीक है, उल्टा करके रखा है। थोड़ी देर बाद देखा है कि अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया है? वेपर बनके उड़ गया है।
तो एक्टिविटी है आपकी, देख रहे हो आप एनसीईआरटी में, देखो कौन सी एक्टिविटी है। मैं सर्च करती हूँ इंटरनेट पे, मुझे मिल जाए तो। मैम पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे है, तो मैं एनसीईआरटी में सर्च करती हूँ पीडीएफ, उसमें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैम नंबर 1.30 हाँ, 1.13 वाली एक्टिविटी जो अलग अलग उसमें अलग अलग हो सकता है, अलग बुक में अलग पेज पे हो सकता है, डजंट मैटर। अमोनियम। यस मैम। अब एनसीईआरटी का मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप उससे मैं भी आपको समझा पाऊंगी सही से। देख रहे हो आप, पीडीएफ का वाला पेज आ रहा है, पीडीएफ वाला पेज आपको अभी आ, अभी यस मैम। यस मैम। तो इसमें यस मैम। देखते हैं एक्टिविटी वाला, तो इसमें ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी वाला पॉइंट, ठीक है। एक तो ये एक्टिविटी भी है पिस्टन वाली, एक तो पिस्टन वाली सिंपल है। मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है। मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है। ये है 1.13 एक्टिविटी, ठीक है। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर चाइना डिश, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ फनल एज शोन। तो आप चाइना डिश लोगे, उसमें थोड़ा सा कैम्फर ले सकते हो, या तो कैम्फर से कर लो या तो अमोनियम क्लोराइड से कर लो। फिर आप उसको इन्वर्ट करके उसके ऊपर फनल रख दो और ऊपर से कॉटन प्लग लगा दो और नीचे बर्नर जला दो। जब आप बर्नर जलाओगे तो ये वेपोराइज होगी, वेपोराइज होने के बाद अमोनियम क्लोराइड ऊपर ऊपर जाएगी, पर क्योंकि हमने ऊपर से कॉटन प्लग लगा रखा है तो बाहर उसके वेपर्स नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ऊपर कंपैरेटिवली चाइना डिश के कंपैरेटिवली जहां चाइना डिश है वहां से ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा, लो हो। तो धीरे धीरे अगर हम स्लो अगर हीट कर रहे हैं तो ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा लो होगा, तो नेक में, फनल की नेक में अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स क्या होने लगेंगे, सॉलिडिफाई होने लगेंगे, सब्लिमेट होने लगेंगे, मतलब वेपर्स किस में बदलने लगेंगे, वापस से अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में बदलने लगेंगे। तो दिस एक्टिविटी शो सब्लिमेशन, ठीक है। हल्का हल्का हमने नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है इसके अंदर, हल्का हमने हीट किया, वेपर्स ऊपर की तरफ उठे, तो नेक पे, क्योंकि नेक कंपैरेटिवली कम गरे तो वहां पे ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। दे विल गेट सब्लिमेटेड, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम, जो मैं आपका मेरा पहला क्वेश्चन कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीजों का क्या होता है, क्या उसमें चेंजेस आते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग a solid varies depending on the nature of solid and condition required in bringing the change.
टेम्परेचर का जो इफेक्ट है सॉलिड पे, हीटिंग, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के नेचर पे अलग अलग होता है, ठीक है, कि जिस तरह का सॉलिड होता है वो उस तरीके का हीट को सहता है, उस तरह से हीट से रिएक्ट करता है। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases। ये हमको पता है, जैसे हम हीट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो सॉलिड मेल्ट होने लगेगा और लिक्विड बनने लगेगा। सॉलिड मेल्ट होके क्या बनने लगेगा? लिक्विड। अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो सॉलिड क्या बदलने लगेगा? लिक्विड बदलने लगेगा, पिघलने लगेगा, मेल्ट होएगा। तो ऐसा पॉइंट जिसपे कोई सॉलिड पिघलता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट जो बता रखा है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। के आइस इतने टेम्परेचर पे पिघलती है। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। और अगर लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में बदलती है, यानी कि जब आइस बन रही है, पानी से जब क्या बन रही है? आइस बन रही है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। वी से दैट इट इज फ्यूजन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के चेंज सॉलिड पे अगर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैस। जैसे सीएनजी हमें बनानी है, तो एक तो हम प्रेशर भी ज्यादा करेंगे, सीएनजी बनानी है एलपीजी से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनानी है। एक तो हम प्रेशर भी ज्यादा करेंगे और ठंडा भी करेंगे उसे। वी विल फ्रीज ऑल्सो। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ड्राई आइस बनाते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस बनती है, तो वो कैसे बनती है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक गैस है, बट हमने उसे क्या बनाया? ड्राई आइस बनाया, तो बहुत ठंडा होता है। आइस पैक आप यूज करते हो, कभी कभी डॉक्टर्स आइस पैक देते हैं आपको, आइस पैक देते हैं व्हाइट से प्लास्टिक के अंदर, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कैसे बनाई है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 gets converted directly into gaseous state। सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर उस पे बहुत ज्यादा 1 एटमॉस्फेयर करीब प्रेशर लगा दो, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो डायरेक्ट गैस से क्या बनती है? सॉलिड बनती है। तो ये भी क्या है? एक सब्लिमेशन है कि अगर हमें CO2 पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा दिया तो इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। एंड दिस इज द रीजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। क्लियर हुआ? Yes. तो आज का आपका टॉपिक क्या रहेगा कि आपको पहले तो 3 क्वेश्चन करने हैं। एक आपको प्लाज्मा एंड बीईसी की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा, व्हाट डू यू मीन बाय बीईसी। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा कि डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन एंड डायग्राम ऑफ एक्टिविटी, अमोनियम क्लोराइड वाली एक्टिविटी का डायग्राम और डिफाइन सब्लिमेशन। थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करके और ड्राई आइस को डिफाइन करोगे। मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करके, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखोगे, ड्राई आइस को लिखोगे। क्वेश्चन है बीईसी एंड प्लाज्मा को डिफाइन करना है। सेकंड आपको सब्लिमेशन को डिफाइन करना है, अमोनियम क्लोराइड वाली एक्टिविटी की डायग्राम बनाना है, ठीक है। थर्ड आपको ड्राई आइस की डेफिनेशन। आपको पीडीएफ का Ma'am, your voice is not come. मैं आपको पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ओके। मैम हमें एक्टिविटी का सिर्फ डायग्राम बनाना है। हाँ डायग्राम बनाना है। क्या मैं क्लास, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।